हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ये ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, कल क्या आज पहुंचे होंगे आपके पास, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि इस नेचर में, यूनिवर्स में किसी भी हेवनली बॉडी के अराउंड अगर कोई दूसरी हेवनली बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो कुछ कंडीशंस, कुछ लॉज वो मतलब कुछ लॉज हैं जो उस प्लैनेटरी मोशन को गवर्न करते हैं, है ना। इसमें इसी में हमारा जो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, वो उनको उनके इस प्लैनेटरी मोशन को क्या लॉज गवर्न करते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट्स जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, या कोई भी हेवनली बॉडी इस यूनिवर्स में अगर किसी दूसरी हेवनली बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लॉज हैं जो उसके रिवॉल्यूशन को, उसके प्लैनेटरी मोशन को गवर्न करते हैं, उसके इस मोशन को गवर्न करते हैं। वो हमने पढ़े कल, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हालांकि आपने एक टॉपिक या न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो हम एक बार इसको वापस से डिस्कस करेंगे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। हाँ, आप 11th क्लास में आए हो तो आपका सोचने का तरीका बदला है, आपका पर्सपेक्टिव छोटी क्लास में थोड़ा नैरो था, अब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव को ब्रॉड रखते हुए हम इसको वापस डिस्कस करेंगे। चीजें सारी वही है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी ना, थोड़ा सा और ज्यादा एलिब्रेट हमको उसको करना है। तो देखिए, बेसिकली कहा जाता है कि न्यूटन ने ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये डिस्कवर किया तब जब न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा था और सडनली उसने देखा कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरा। कि अर्थ जो है, अर्थ ने एप्पल को, जो कि पहले कहीं किसी ब्रांच के साथ में अटैच था, उस ब्रांच जैसे ही वो गिरा तो वो नीचे की तरफ गिरा। तो ये चीज न्यूटन को क्लिक करी। अच्छा, इसके साथ साथ में न्यूटन वाज एक्चुअली एट दैट टाइम वर्किंग ऑन केपलर्स लॉज। वो उस ड्राइविंग फोर्स के बारे में पढ़ रहा था जो ड्राइविंग फोर्स प्लैनेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फोर्स जो प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करा रही है, ये फोर्स जिसकी वजह से नेचुरल सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है ना। तो ये जो मोशन है, ये जो सेलेस्टियल मोशन कंटिन्यूअसली हेवनली बॉडीज परफॉर्म करती है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस मोशन? एक्चुअली न्यूटन वाज वर्किंग ऑन दैट। और जब उसने वो एप्पल पेड़ से नीचे गिरता हुआ देखा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देखा, तब उसने इन दोनों चीजों को आपस में लिंक किया और उसने सोचा कि ये जो फोर्स जो कि प्लैनेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली इस एप्पल के नीचे गिरने के लिए भी वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन ही फाइनली लेड टू द कंक्लूजन, जिसको कि हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किस तरह से किस तरह से न्यूटन ने सोचा होगा, किस तरह से हम केपलर्स लॉज से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिडक्ट कर सकते हैं, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्पेसिफिकली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बात करेंगे। देखिए, न्यूटन ने कंक्लूड किया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल बॉडीज मटेरियल बॉडी का मतलब एनीथिंग विच इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, चाहे फिर वो मैटर किसी भी फेज में हो, चाहे मैटर सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो मैटर, एनीथिंग विच इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, वो मटेरियल बॉडी कहलाएगी। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल बॉडीज हमेशा एक दूसरे पर एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है ना। इस फोर्स को नाम दिया न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स वाज टर्म्ड एज ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब इसी फोर्स को कॉमनली ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो ये फोर्स जो दो, ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स
म्यूचुअल समझ रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे। अगर ए और बी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ए भी बी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और बी भी ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ओवर द अदर, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स हैं ना, पॉइंट मास का कंसेप्ट आप समझते ही हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, लेट अस से दैट बी आर, ये डिस्टेंस आर इनके खुद के साइजेस के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली लार्ज है। मतलब दो मटेरियल बॉडीज इस तरह से रखी हैं कि उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो उनकी खुद की डायमेंशन से, उनकी खुद की लेंथ, विड्थ, हाइट से, उनके खुद के साइज से इनफाइनाइटली लार्ज है। अगर ऐसा है तो इस डिस्टेंस के रिलेटिव, इस सेपरेशन डिस्टेंस के रिलेटिव, है ना, हम क्या कर सकते हैं, दोनों बॉडीज को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। तो ए और बी हमारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आर है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स exerted by A on B or B on A, ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अंडर इंटरेक्शन। मतलब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स जो होगी म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मान लीजिए अगर ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, बी ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो ये जो फोर्स एक्ट करेगी बिटवीन ए एंड बी, दिस म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट m1 m2। ये जो फोर्स आएगी हमारी, ये m1 m2 प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अलावा ये फोर्स जो है ये इस सेपरेशन डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर ये सेपरेशन डिस्टेंस r है तो फोर्स इज फाउंड टू फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी से दैट फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है कि जो फोर्स एक्ट करेगी दो मटेरियल बॉडीज के बीच में, म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उन दोनों मटेरियल बॉडीज के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, जो उनका इंटरवेनिंग डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r²। ठीक है, अब यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी। एक्चुअली ये हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू डिटरमाइन की थी। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी से हम इसको सिंबलाइज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस ग्रेविटेशनल लॉ में। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने डिटरमाइन की थी। वो अभी आगे हम पढ़ेंगे हाउ ही डिटरमाइन दी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू दैट वी नो टुडे ऑफ दिस कांस्टेंट कैपिटल जी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी इंटू m1 m2 अपॉन r², जहां पर जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह पर ना तो जगह के साथ बदलती है, ना मीडियम के साथ बदलती है, ना समय के साथ बदलती है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? इस कैपिटल जी की वैल्यू ना तो इन दोनों मतलब जो दोनों मास है इनको आप चाहे तो वैक्यूम में रख दो, आप चाहे इनको वाटर में रख दो, आप चाहे इनको एयर में रख दो, मतलब कोई भी मीडियम हो, सराउंडिंग मीडियम का कोई भी इफेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे नहीं होता है। आप सुबह मेजर करो, शाम मेजर करो, दोपहर को मेजर करो, समय के साथ भी ये चेंज नहीं होगा।
आप इसको किसी भी प्लेस, आप इसको दिल्ली रीजन कर लो, आप इसको मुंबई में रीजन कर लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम आई है, प्लेस के साथ भी चेंज नहीं होती है। तो दिस इज अ कांस्टेंट व्हिच डजंट डिपेंड्स ऑन एनी फैक्टर, एनी फिजिकल फैक्टर, हेंस इट इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दो मासेस के बीच में मीडियम क्या है, इसका कोई भी फर्क ग्रेविटेशनल फोर्स पर नहीं आएगा। दो मासेस आर डिस्टेंस पर रखे, एयर में भी एक दूसरे को उतनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे म्यूचुअली, जितनी फोर्स के साथ वो वाटर में अट्रैक्ट करेंगे, जितनी फोर्स के साथ वो वैक्यूम में अट्रैक्ट करेंगे। मीडियम हैज नो रोल टू प्ले इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, एट म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए हम कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू जैसे मैंने बताया आपको, हेनरी कैवेंडिश ने डिटरमाइन की थी, और जो प्रेजेंट एक्यूरेट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को 6.67 into 10 to the power -11 और यूनिट लिख सकते हैं इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू। तो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक तरह से फोर्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। दी म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस है कि वो फोर्स जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हमको दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास गिवन हो, उनका सेपरेशन डिस्टेंस पता हो, तो व्हाट विल बी दी क्वांटिटी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू दिस लॉ। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करें। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स it always acts along the line joining the center of two masses। मतलब सेंट्रल फोर्स वो होती है कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उनको सेंटर्स को आपस में जो लाइन ज्वाइन करेगी, फोर्स उस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करे। तो ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन वी विल पॉइंट दी, वी विल ड्रॉ दी फोर्स वेक्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है, और सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों मासेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनके सेंटर को आपस में ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, तो जो ये अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी लाइन के अलॉन्ग एक्ट करती है। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा एक और कंक्लूजन, ये तो चलो डायरेक्शन हो गई, एक और कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इस यूनिवर्स में जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इस नेचर में जितनी भी सेंट्रल फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अच्छा, सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस ही कंजर्वेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी नॉन सेंट्रल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होती हैं, लेकिन सेंट्रल फोर्स जितनी भी है सारी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है, कौन सी, जिनसे वर्क डन बाय विच फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन द पाथ, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, is moved along a closed path under the action of a conservative force, net work done by conservative force will be 0। तो ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है। तो ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो सारी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल है।
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक क्लोज लूप में घुमाने पर वर्क डन 0 आएगा। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अगर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो ठीक उतने मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। लेकिन सम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। His total mechanical energy will remain constant if only gravitational force is acting on the object, since gravitational force is conservative in nature, क्योंकि gravitational force conservative है। ठीक है, हम लिख सकते हैं gravitational force is a conservative force। ठीक है बच्चों, और सुनिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स। या ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें, फोर्स तो खैर चलो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी और एक्ट करती है। तो ये जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। कि हमने ये जो पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स पॉइंट मासेस वाली कैटेगरी में नहीं आते, जिनकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल ना हो, जिनकी लेंथ विड्थ हाइट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे मासेस के लिए हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, आगे कि स्फीयर से फोर्स कैसे निकालेंगे, एक डिस्क से फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो ग्रेविटेशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास। तो देखिए ये हमारा एक तरह से कंप्लीट एनालिसिस हो गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो मैंने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, तो इनके सेंटर को ये लाइन ज्वाइन करती है, तो फोर्स जो आएगी वो हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग आएगी, मतलब बी ए को अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, उसकी डायरेक्शन ये आएगी, ए इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसे ही ए भी बी पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल होती है ना। इसको भी ध्यान से लिख लीजिएगा चाहे आप, ग्रेविटेशन फोर्स इज म्यूचुअल। या यूं कहें इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। मींस अगर बी ए पर फोर्स लगा रहा है तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ये जो लाइन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को आपस में ज्वाइन कर रही है, फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगी। बी ए को इस लाइन के अलॉन्ग अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ए भी बी को अपनी तरफ इसी लाइन के अलॉन्ग अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये जो फोर्स लगेगी ए और बी पर, ये एक ही साथ लगती है, सेम टाइम पर साइमल्टेनियस फोर्स होती है, और ये फोर्स भी इक्वल है। मींस इन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। कहा देखिए इक्वल फोर्स आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, क्योंकि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। हेंस the Newton's gravitation law it actually follows the Newton's third law of motion, that force between the two objects will be equal and opposite. एक फोर्स को आप एक्शन तो दूसरे को आप रिएक्शन कह सकते हैं। तो एक्शन ऑलवेज हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करती है। हाँ ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे हो तो इनके सेंटर को तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हम मतलब ये है, और एनालिसिस, एक कंप्लीट एनालिसिस हम कह सकते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एक तरह से ये हमको फोर्स की क्वांटिटी भी बताता है कि दो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, तो बाकी हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है।